हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूल जाना। एंड जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल का बटन वहां जरूर दबा लेना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो ताकि मिस ना हो जाए। अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर और कि इस वीडियो में जितने भी बताए गए स्टॉक्स हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बाय सेल या होल्ड आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए, एंड वो भी अपने एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से, या तो फिर अपनी खुद की स्टडी करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको आपको खरीदना या बेचना चाहिए। किसी भी स्टॉक में आपको अपनी स्टडी तो करनी ही चाहिए, एंड वो भी डीप डाउन स्टडी, एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो भी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम एक सेक्टर स्पेसिफिक तो बात करेंगे और एक ऐसी थीम के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक मुझे ये लगता है कि आने वाले 10, 20, 30 साल तक इंटैक्ट रहने वाली है, यानी कि उसमें लगातार ग्रोथ रहने ही वाली है। लगातार ये स्टॉक्स जो हैं अच्छा ही कर सकते हैं। अगेन मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा ही कर सकते हैं वर्ड है। लेकिन हाँ, कुछ जो डेटा पैटर्न डेटा जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको हाँ एक आइडिया जरूर मिलेगा कि हाँ भाई ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कोविड के बाद से किस तरह का बुल रन इंडिया में चल रहा है, और पिछले 4-5 साल से तो इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है। एंड उससे रिलेटेड आप चीज, और देखिए दूसरी बात, ये जो भी कोई भी थीम होती है ना, वो 1 साल 2 साल की नहीं होती। अगर कोई भी थीम ऐसी है ना कि वो 1 साल चलेगी या 2 साल चलेगी, तो ऐसी थीम्स में ना कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि अगर आप मार्केट में आए ना, तो मार्केट में आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए मुझे लगता है ऐसा कि नहीं आना चाहिए। अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, बड़ी थीम्स के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी थीम्स के बारे में सोचना चाहिए जो आने वाले 3, 4, 5 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब बहुत लंबी थीम्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप बहुत ज्यादा वेल्थ वहां से जनरेट कर पाए। तो थीम बेस्ड जब इन्वेस्टिंग आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो शॉर्ट टर्म तो नहीं होने वाली, तो वो लॉन्ग टर्म ही होने वाली है। तो ये थीम जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है मेरे हिसाब से। एंड बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डेटा की बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि 2020 में हमारे पास ओनली 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे, और इस वक्त वो हो चुके हैं 175 मिलियन, यानी कि लगभग लगभग 17 से 18 करोड़ के आसपास के डीमेट अकाउंट्स जो हैं अपने पिछले 4 सालों में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। यानी कि मार्केट में जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि एक अच्छी बात भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन दुख ये बातें सुन के होता है, क्योंकि सेबी भी कई बार डेटा देता है कि 100 में से 90% लोग लॉस में रहते हैं, इंट्राडे वाले, एफएनओ वाले। लेकिन लोग फिर भी पता नहीं क्यों वहां पे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे ना उनको शॉर्ट टर्म में पैसा दिखाई देता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजों को लॉस कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया आज किसी एफएनओ में लगाया या ट्रेडिंग में लगाया आपने इंट्राडे के हिसाब से, एंड देन आपको अगर उसमें लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का लॉस नहीं है ओनली। आपको ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वही 1 लाख रुपए आपका 10 लाख बन सकता था या 15 लाख बन सकता था। तो वो 1 लाख रुपए का लॉस तो आपने लिया ही लिया, लेकिन उसके साथ ही कई लाखों रुपए का आपने नोशनल लॉस भी लिया। यानी कि उसी 1 लाख रुपए से अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स के साथ रहते हैं, तो हो सकता है वही 1 लाख रुपया आपको 10 लाख दे जाता, 15 लाख दे जाता। तो आपको ये ही नहीं सोचना है कि सिर्फ 1 लाख ही गया यार कोई बात नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उस 1 लाख से आप कितनी ज्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते थे, उस चीज का भी आपको इन चीजों से लॉस होता है। हाँ, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग करना या एफएनओ करना गलत नहीं है, लेकिन आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं या जो भी है, वो कई कई सालों से इन चीजों में है। अगर आप सोच रहे हैं कि उनको देख के मैं वो जो चीजें बता रहे हैं उनको देख के मैं एकदम से सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं हो पाएंगे आप। क्योंकि वो लोग जो बैठे हैं वो पिछले 10 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो जाके आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप एकदम से उनको नहीं कर सकते। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं,
लेकिन एकदम से इतना मोटा मोटा रकम डाल देना, 1 लाख 2 लाख की ट्रेडिंग करना, वो चीजें थोड़ी सी गलत लगती हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो आप देख ही सकते हैं 4 करोड़ में से 17-18 करोड़ पे, लेकिन फिर भी ये सेबी ये बोलता है कि 100 में से सिर्फ 90% तो लोग लॉस ही करते हैं। तो ठीक है, लेकिन कई लोग अच्छे से इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो वो पैसा बना भी रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ पे आपका पैसा बनता है। उसके बाद आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो है म्यूचुअल फंड का डेटा है, 2019-20 में 22 लाख करोड़ का था AUM म्यूचुअल फंड्स का, वो बढ़ते बढ़ते 20-21 में 31 लाख पे आया, फिर 21-22 में 37 लाख करोड़ पे आया, उसके बाद 22-23 में 40 लाख करोड़ पे आया, उसके बाद 23-24 में 54 लाख करोड़ पे है। तो आप देख ही सकते हैं मैसिव, मतलब AUM में म्यूचुअल फंड के इन द 2024 का भी देख लेते हैं, तो AUM ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रू बाय 35.5% टू 68 लाख पर पहुंच गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली दोज इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs वर द की ड्राइवर। तो आप देख ही सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही, ये अच्छी चीज है। मुझे ये लगता है कि अगर आप न्यू हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ पहले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ्टी रहती है। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है कि कोई फंड अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा पूरा लॉस होने के चांसेस तो ना के बराबर होते हैं। वहां पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको मिल ही जाते हैं। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड 12 दे रहा है तो आपका शायद 8 दे, लेकिन हाँ, पूरा कैपिटल आपका लॉस नहीं होगा वहां पे। तो अगर बिगनर है तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट फॉर बिगनर इन्वेस्टर्स, जो अभी अभी हाल फिलहाल में ही मार्केट में है। तो आई थिंक वो म्यूचुअल फंड से शुरुआत जरूर कर सकते हैं। तो आप डेटा देख सकते हैं, डीमेट अकाउंट लगातार बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के AUM जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा मोटा अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किस थीम के बारे में बात करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जो जिस थीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। ऐसी कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में है, उन कंपनियों को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप HNI यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, HNI is on the rise. India is home to over 8,50,000 HNIs, and this is the projected to double to 1.65 million by 2027। यानी कि आप देख ही सकते हैं 2027 तक 8,50,000 जो HNI है वो डबल हो जाएंगे, यानी कि लगा सकते हैं आप 17 लाख से भी ऊपर निकल जाएंगे। इंटरेस्टिंगली 20% ऑफ दीज मिलियंस आर अंडर 40। तो 40 साल से अंदर के लोग हैं ऐसे जो HNI कैटेगरी में आ चुके हैं, और वो 2027 तक तो और ज्यादा आने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ यंग वेल्थ क्रिएटर्स। तो वेल्थ क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो वेल्थ क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो उनको पैसा मैनेज करने के लिए अपने कंपनियों के पास वो जाएंगे भी कि हमारा पैसा मैनेज करके दो। क्योंकि जब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, इन चीजों के लिए खुद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप किसी ना किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे जो कि आपसे एक फीस लेगा और आपका पैसा मैनेज करेगा। और कई लोग जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कई वकील वगैरह होते हैं जिनके पास अपना ही खुद का काम होता है, तो वो इन चीजों के लिए अलग से सर्विस ले लेते हैं और उनको पैसा दे देते हैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद के पास टाइम इतना नहीं हो पाता है। उसके बाद ये तो बात रही हाई नेटवर्थ की, उसके बाद बात कर लेते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोगों की। तो आप देख ही सकते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की बात करें तो 2016 में थे 7,401, फिर 2020 में हुए 12,287, फिर 13,637, 12,000, और अभी 2028 तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो 19,908 तक पहुंच जाएंगे। और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की बात करें तो 30 मिलियन USD जिसके पास एसेट्स होते हैं वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में चल जाते हैं। तो ऐसे लोग भी ऐसी कंपनियों का सहारा ले सकते हैं जो कि उनके वेल्थ को और अच्छे से मैनेज कर सके। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट में जा रही हैं, जो कि कुछ कंपनियों को आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन उन कंपनियों का फोकस भी अब नॉर्मल जो उनका बिजनेस वो करते थे उससे हटकर वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो नॉर्मल ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस होता है ना, एक थोड़ा सा सिक्लिकल टाइप का होता है। अब मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए अभी तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको डीमेट अकाउंट खुलने को मिल जाएंगे, नए नए म्यूचुअल फंड्स NFOs वगैरह आते ही दिख जाएंगे, तो उनका ब्रोकरेज लगातार बढ़ता रहेगा, तो वो प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे। लेकिन जब यही मार्केट नीचे जाएगा या तो 1-2 साल तक आपके कोई रिटर्न्स नहीं बनेंगे, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग जो है ना अपने डीमेट अकाउंट क्लोज करवा देते हैं
या सिप अकाउंट बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते हैं। हालांकि ये गलत चीज होती है, लेकिन ऐसा ही होता आ रहा है। अगर आप पास्ट में भी देखें तो यही होता आ रहा है, इंडिया में या यूएस में, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो यही होता है हमेशा, कि जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो इन्वेस्टर्स एकदम से कूद पड़ते हैं मैदान में, और जब मार्केट में गिरावट आ जाती है तो सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ऐसे तो ऐसे मौके पे क्या होता है, ये जो नॉर्मल ब्रोकिंग का जो धंधा होता है ना, इसमें डाउनफॉल आ जाता है, तो ये सिक्लिकल टाइप का बिजनेस कह सकते हैं। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो ये सिक्लिकल टाइप का नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को दे देंगे पैसा अपना मैनेज करने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को, तो आप एकदम से उनसे पैसा नहीं लेंगे या एकदम से उनकी सर्विस लेना बंद नहीं करेंगे, ये बात आपको पता ही है। तो इसी से रिलेटेड हम कंपनी की बात करने जा रहे हैं, और पहला हमारा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आपको पता ही है ये कंपनी जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ किसकी है ये, रामदेव। आई थिंक इस पर्सनैलिटी को आप हर कोई जानते होंगे, इनकी ये कंपनी है रामदेव अग्रवाल। अगर आप पिछले मार्केट में 2 3 4 साल से हैं तो आई थिंक आप इनको अच्छी तरह से पहचानते भी होंगे। तो इन्हीं की ये कंपनी है मोतीलाल ओसवाल, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 200% के रिटर्न, 5 साल की बात करें 382%, एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए पहले ये ना, यहाँ पे देखिए सिक्लिकल टाइप का बिजनेस है, यहाँ पे गिरावटें आई, लेकिन यहाँ से मार्केट क्यों भाग, इनको ज्यादा, यहाँ एक तो बुल रन आ गया, और उसके बाद अब और वो अप्रिशिएट इसीलिए कर रहा है मार्केट, क्योंकि ये कंपनी जो है वेल्थ मैनेजमेंट में भी आ गई है। तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पैसा है ना, वो रिकरिंग बेसिस पे आता है, यानी कि लगातार आता रहता है, चाहे मार्केट अच्छी हो या बुरी। हाँ, हो सकता है कि जिसने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस भी किसी ने ली है तो वहां से भी वो लोग थोड़ा सा पैसा अपना निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ वो नहीं निकालेंगे, लेकिन वहां पे कंपैरेटिवली चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, तो वो चांसेस वहां पे थोड़े से कम हो जाते हैं कि वो अपना पैसा निकालेंगे। और वैसे भी एक्सपर्ट्स लोग वहां पे मैनेज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा देखिए ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास इतनी बड़ी टीम होती है, तो वो हर तरह का जो अंदाजा है उनको पहले से होता है कि हाँ मार्केट में करेक्शन आने वाला है या नहीं आने वाला है, या कैसे कैसे उनको स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। तो कोई भी जिसने इनकी सर्विस ले ली है वो एकदम से एग्जिट इनसे नहीं लेता है। तो इसकी कंपनी की बात कर लेते हैं। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, अवर बिजनेस में फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, देखिए होम फाइनेंस में भी है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में भी है, प्राइवेट इक्विटीज में भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी ये कंपनी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट में ये अब कंपनी आ चुकी है। आज से 5 7 साल पहले ये इस तरह से हर किसी डोमेन में नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत एग्रेसिवली वेल्थ मैनेजमेंट में तो बहुत खासा फोकस ये लोग दे रहे हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। तो एयूएम देख सकते हैं 2024 के हिसाब से ही अच्छी बात है। इक्विटी एयूएम 2.40 का इनका वो है मार्केट शेयर। उसके बाद हाउसिंग लोन भी ये बांटते हैं 0.12 का, हालांकि बहुत कम। म्यूचुअल फंड में भी 1.30 का है। नंबर ऑफ अकाउंट ब्रोकिंग मार्केट शेयर भी 2.06 है, तो काफी अच्छी चीज है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट एएमसी से 59 से 60%, वेल्थ मैनेजमेंट 24 24.5%। और जैसे जैसे ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला पोर्शन और बढ़ेगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इनकी जो सिक्लिकल टाइप का इनका जो नेचर होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पीई की बात करें 15% के आसपास। सेगमेंट ब्रेकअप की बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट से ही देखिए ज्यादा इनका पैसा आ रहा है 39%, होम फाइनेंस से 5%, कैपिटल मार्केट से 6%, एसेट मैनेजमेंट एडवाइजरी वही म्यूचुअल फंड वाला, फंड बेस्ड एक्टिविटीज 28%। ठीक है। लोन ब्रेकअप की बात करें कहाँ कहाँ लोन देते हैं, न्यू परचेजेस में 32%, सेल्फ कंस्ट्रक्शन में 24%, रीसेल 13%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 13%, लैब 8%। इंडिया में ही सारा बिजनेस करते हैं। वर्टिकल ब्रोकिंग एंड ब्रोकिंग में कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं, एफएनओ से 53%। देखिए एफएनओ, तो जब मार्केट में डर आएगा ना तो ये कमाई कम हो सकती है, तो यही कमाई का जो पार्ट है ना वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ये ले जा रहे हैं ताकि ज्यादा डेंट ना पड़े इन पे। कैश में 36%, करेंसी 6%, कॉमोडिटी 5%। कस्टमर की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात, 30 साल से कम जो है, कम के लोग जो है 49% ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है।
30 से 45 35%, 45 से 60 12%। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा यूथ है यहाँ पे, जो कि 49% का पैसा देता है इनको। ब्रोकिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं इनमें कई लोग अमीर भी बनेंगे। तो हो सकता है अगर वो इनकी ब्रोकिंग सर्विस यूज कर रहे हो और काफी खुश हो, तो हो सकता है वो वेल्थ मैनेजमेंट भी इन्हीं से ले ले। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट भी आप देख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड 50%, सैलरीड 50%, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 45%, फ्रेंचाइजी अदर्स 54%, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट मैनेजमेंट डायरेक्ट 37%, एनडीएस 26%, आईएफएस 23%, वेल्थ मैनेजमेंट एंड बैंकिंग 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस से 50%, वेल्थ मैनेजमेंट से 20%। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा और अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट 19-20%, कैपिटल मार्केट 6-7%, बोरिंग ब्रेकम टर्म लोन 53%, डिमांड लोन फ्रॉम बैंक 40%, ईयूएम ब्रेकअप एसेट मैनेजमेंट इक्विटी 80%, ईटीएफ 11-12, लिक्विड मनी मार्केट। ठीक है, तो देख ही सकते हैं आप एसेट ब्रेकअप वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट पे ये कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। टिकट साइज आप देख सकते हैं होम फाइनेंस का। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। 54,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 16 का है, तो ठीक ही है। इंडस्ट्री पी भी 16 का है, तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। ठीक है, इस कंपनी का पैग रेशियो भी देख लेते हैं। PEG पैग रेशियो, पैग रेशियो की बात करें 0.31 है। तो पैग रेशियो भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। पैग रेशियो जो है फ्यूचर की पैग रेशियो को जो ना पी से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, कि थोड़ा सा एक्यूरेट ये बताता है। और जब एक के आसपास या एक के नीचे हो तो थोड़ा सा उसको अंडर वैल्यूड माना जाता है, कि वो थोड़ा सा स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है। तो ठीक है, और स्टॉक पी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं तो ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। फेयरली वैल्यूड मेरे को ये कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 54,000 करोड़ की है, तो एक मिड कैप कंपनी, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर यहाँ पे हो सकती है, ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पी रेशियो की बात आप देख ही सकते हैं। हिस्टोरिकल पी जो था इसका एक टाइम पे 54 के आसपास, तो जो 16 पे आ रहा है तो अच्छी चीज है। प्रोज की बात कौन कोई है नहीं। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 52.7 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। इसमें मार्केट लीडर है स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर्स में। ठीक है, उसके बाद इस बार के नंबर देख लेते हैं। 1655 का सीधा 2838। हालांकि इस बार 532 का सीधा 1100। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर नंबर बहुत ही शानदार थे। थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है क्योंकि एफएनओ से रिलेटेड सेबी ने यहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, एक्सपायरी कम हो गई है, ये चीजें और भी काफी चीजें हुई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट्स में कम हो सकता है इस बार। उसके बाद 4-5 साल के नंबर आप देखेंगे तो पहले के नंबर देख लेते हैं। 172, 371, 632, 298, थोड़ा सा डाउन हुआ था 190, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि थोड़ा सा सिक्लिकल था ये पहले। लेकिन अब देखिए 1265, 1312, 935, 2440, 3391, तो काफी शानदार प्रॉफिट है। और एसेट लाइट है मॉडल, बहुत ही अच्छी बात है। रिजर्व की बात करें 11,000 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें 15,000 करोड़ का कर्जा भी है। हालांकि कर्जा जरूर है कंपनी के ऊपर, एसेट्स देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम माइनस में है। ठीक है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3306। ठीक है, डेप्टर डेज 99। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। 68% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है। रामदेव अग्रवाल का नाम भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। 21-22% के पास उनके पास भी है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। एफ के बाद 6-6.25% है। एफ के पास भी लगभग उतना ही है। पब्लिक के पास 18-19% की हिस्सेदारी है। तो बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस। इस स्टॉक को आप अच्छे से स्टडी कर लेना, काफी अच्छी फेयरली वैल्यूड मेरे को ये कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इस स्टॉक की बात भी करें, मैक्सिमम आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। 2021 में ये लिस्ट हुआ था। 5 साल की बात करें, 1 साल की बात करें 59-60%। इस कंपनी की भी वेबसाइट ओपन करके एक बार देख लेते हैं। बिजनेसेस में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, एनबीएफसी, प्राइवेट वेल्थ, टेक। आनंद राठी तो आप देख ही सकते हैं सिमिलर टाइप का बिजनेस है उनकी तरह ही।
लेकिन हाँ ये ब्रोकिंग वगैरह की सर्विस में नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, ये वेल्थ मैनेजमेंट में ज्यादा इनका फोकस है, ठीक है। तो इसका भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईटी लेवल, ये ब्रोकिंग में नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको। लोकेशन वाइज इंडिया में है, एंड कस्टमर सेगमेंट आप देख सकते हैं 3 साल से ज्यादा के 80% है, मतलब 3 साल से जो ज्यादा इनके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं वो 80% कस्टमर ऐसे हैं जो 3 साल से भी ज्यादा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 0 to 3 years 21% है, तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड की बात करें 6%, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें 55%, मार्केट लिंक डिवेंचर्स की बात करें 25%, ठीक है। टिकट साइज की बात भी आप देख सकते हैं कि कितने कितने कैसे हैं, 5 से 50 करोड़ के बीच 53 करोड़, 50 करोड़ एंड अब 24%, 50 लाख से 5 करोड़ 21-22%, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है। इस कंपनी की भी बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं, 16,000 करोड़ की कंपनी है, तो मोतीलाल से थोड़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी इसमें भी ज्यादा हो सकती है। स्टॉक पी 63, आरओसी 50, इंडस्ट्री भी 24, तो इंडस्ट्री भी से थोड़ा सा महंगा जरूर है ये स्टॉक। और आप देख भी सकते हैं काफी मैसिव रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर को कमा के दिए भी हुए हैं, ठीक है। इस कंपनी का भी पैग रेशियो एक बार देख लेते हैं कि कैसा है। तो पैग रेशियो देख सकते हैं 2 का है, तो पैग रेशियो के हिसाब से भी महंगा यहाँ पे शो हो रहा है, एंड पी रेशियो के हिसाब से भी यहाँ पर महंगा जरूर है स्टॉक, लेकिन हाँ फ्यूचर काफी ब्राइट है इस कंपनी का भी। पी रेशियो चार्ट में भी देख सकते हैं, तो हायर वैल्यूएशन पे ही ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। उसके बाद कॉन्स में भी आप देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, वर्किंग कैपिटल हैव इंक्रीज फ्रॉम 150 डेज टू 201, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 30% डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ है, काफी अच्छी चीज है। आरओई भी देख सकते हैं 41% का है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 30%, ठीक है। इन बायबैक बोनस स्प्लिट हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ अगर जर्नी में आपको ये चीजें मिल रही हैं तो अच्छी ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद इस बार के भी नंबर देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर 183 की सेल्स बढ़ के सीधा 242 पे आ गई, और प्रॉफिट 58 का बढ़ के सीधा 76 पे आ गया, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। नंबर्स देख लेते हैं कंपनी के, जैसे 4-5 साल के 58, 62, 45, 127, 169, 226, 265, तो बहुत ही शानदार नंबर है कंपनी के, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, 110 से बढ़कर सीधा 553 करोड़ पे रिजर्व पहुंच गया। कर्जे की बात करें 66 करोड़ का कर्जा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसेट्स की बात करें थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन ठीक है, ग्रोइंग मैनर में ही है, 850 करोड़ के हैं, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम 278 का है, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 47% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफ के बाद 5%, डीआईएस के बाद 8% के आसपास, पब्लिक के पास 38-38.5% की हिस्सेदारी है। एंड पब्लिक में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नेम्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दूसरी हमारी कंपनी है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, अगेन कह रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा सा महंगा स्टॉक जरूर है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं 20 साल 25 साल 10 साल 15 साल, तो कंसीडर जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट बाय करेंगे, आपको हमेशा खुद से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तो आप हमेशा लॉस ही खाएंगे। तो आपकी खुद की स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और उससे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा और आप चीजें सीखेंगे भी जब आप खुद से स्टडी करेंगे। तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है 361 वैम लिमिटेड। ये कंपनी भी बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी है, पिछले 5 साल में देख रहे हैं तो 33% के रिटर्न है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे बोनस बायबैक स्प्लिट हुआ है, और आई थिंक ये एडजस्टमेंट यहाँ पे ठीक से हुआ नहीं है। और अभी थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इसका स्क्रीनर वेबसाइट पे देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें दिख जाएगा। इस कंपनी की भी बात कर लेते हैं, व्हाट वी डू, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन 361, वेल्थ ओपन फैमिली ऑफिस सॉल्यूशन, एस्टेट प्लानिंग, लैंडिंग सॉल्यूशन, तो आप देख ही सकते हैं वही सिमिलर टाइप का बिजनेस है, लेकिन इनका भी फोकस वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा है, ठीक है। इस कंपनी की भी बात कर लेते हैं, 9% वेल्थ मैनेजमेंट बाय वेल्थ एडवाइजर मार्केट शेयर है, अच्छी बात है। सेगमेंट ब्रेकअप, वेल्थ मैनेजमेंट 65%, एसेट मैनेजमेंट 35%,
इंडिया में ज्यादा बिजनेस है, सिंगापुर में भी छोटा सा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट 68%, एसेट मैनेजमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड भी है इनके 31%, मैनेज मैनेज्ड अकाउंट 31%, नॉन डिस्क्रिशनरी आई RIA PMS म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन 28%, PMS डिस्क्रिशनरी 7.1%, म्यूचुअल फंड से 14%, AIF से 48%, PMS 38%, एसेट मैनेजमेंट 35%, 64% आप देख सकते हैं एसेट मैनेजमेंट। ये ब्रेकअप वगैरह आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी समझ में आती है कि हाँ भाई कंपनी जो है कहाँ कहाँ बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। 48,000 करोड़ की कंपनी है, तो मोतीलाल के आसपास की है, यानी कि मिड कैप टाइप का स्टॉक है। IIFL वेल्थ मैनेज IIFL की सब्सिडरी कंपनी है ये, ठीक है। स्टॉक भी 49 का है, ROC 14 का है, इंडस्ट्री भी 24 का है। तो ये स्टॉक भी जरूर यहाँ पे महंगा देखने को मिल रहा है। इसका भी पैग रेशो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पैग रेशो के हिसाब से भी ये तो काफी महंगा स्टॉक है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आनंद राठी से भी महंगा है एंड मोतीलाल ओसवाल से भी काफी महंगा स्टॉक है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये चार्ट में फर्क यहाँ पे आपको जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पे 250 रुपए का स्टॉक है, यहाँ पे बोनस बायबैक स्प्लिट जरूर हुआ होगा, तभी ये वहाँ पे चार्ट पैटर्न जो है इसका सही से नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं आप पी रेशो की बात करें तो हायर वैल्यूएशन पे है। एक टाइम पे जो वैल्यूएशन है वही वैल्यूएशन दोबारा इसका पहुंच गया है, क्योंकि नंबर्स भी कंसिस्टेंसी के साथ आई थिंक इस कंपनी के अच्छे ही आए होंगे। तो देख सकते हैं गिव क्वार्टर देने वाला है, बुक वैल्यू महंगी है, प्रमोटर है डिस्क्रीज किया है, होल्डिंग इज लो, प्रमोटर होल्डिंग लो है यहाँ पे, प्रमोटर है प्लेज्ड 43%। तो थोड़ा सा रिस्की पॉइंट यहाँ पे जरूर है कि प्लेज कर रखा है, यानी कि अपने जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्की पॉइंट जरूर है इस कंपनी के साथ ये। 550 की सेल्स बढ़ा के 863 करी, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ओवर भी कर रहे हैं। 186 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 245 करोड़ हुआ। तो कंपनी ने कर्जा जरूर लिया है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के हम कह सकते हैं, देखिए कर्जा लेना ना किसी भी कंपनी के लिए बुरी बात नहीं होती, अगर आप उस कर्जे का अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो वो गलत चीज है, तो वहां से आपको निकलना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट जो है लगातार नीचे जा रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको ऐसी कंपनी में रेड अलर्ट लगा देना चाहिए और वहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ जिस हिसाब से कर्जा बढ़ रहा है उससे दुगनी तेजी से अगर उनका प्रॉफिट मैनेजेबल होता है, हाँ ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर्जा बढ़ रहा है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो अच्छी चीज है, नहीं, मैनेजेबल कह रहा हूं मैं। आपको उसको ट्रैक करना है कि हाँ कंपनी सिर्फ कर्जा लेती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, तो ठीक है। लेकिन हाँ कंपनी का ऐसा होना चाहिए कि कर्जा कम भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना कि लगातार कर्जा बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं, वहां पे भी आपको मैनेजेबल मैं कह सकता हूँ उसको। क्योंकि हो सकता है ना कि कभी आपका कर्जा बढ़ता गया और अचानक से आपका प्रॉफिट गिर गया तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसी कंपनी जो हाँ 1-2 साल कर्जा बढ़ा और साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कर्जा कम करना शुरू कर दिया, तो ऐसी कंपनी को आपको ट्रैक रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स की बात करें, लगातार बढ़ रहे हैं, 4800 तक पहुंच गए हैं। कर्जे की बात करें 10,000, तो कर्जा जरूर है इस कंपनी के ऊपर, और एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। प्रमोटर्स की बात करें, पहले ही हम बता चुके हैं 14% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स, एफआईएस के पास 65% है। तो अगेन हेल्दी बैलेंस शीट ही मैं इसको बोलूंगा। प्रमोटर्स के पास बेशक कम है, लेकिन एफआईएस ने देखिए क्या दबा के माल खरीदा हुआ है यहाँ पे, दबा के, मतलब तो आप देख ही सकते हैं इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न ना कभी भी, हाँ रिस्की जरूर होता है, लेकिन हाँ रिस्की इसीलिए है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है कर्जे में रखी हुई है। क्योंकि प्रमोटर कम है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, हमें साथ के साथ ये देखना है कि ये जो एफआईएस एंड डीआईएस है इनके पास कितनी हिस्सेदारी है। तो आप देख सकते हैं एफआईएस बहुत ही मोटा माल लेके बैठे हैं, 65-66% के आसपास, डीआईएस के पास 9, 9.5, 10% ही लगा लीजिए, एंड पब्लिक के पास भी 9-10% की हिस्सेदारी है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न ही कहूंगा, लेकिन एक ही रेड अलर्ट दिख रहा है यहाँ पे कि प्रमोटर्स ने भी वहां पे अपने जो है शेयर्स जो है गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिट कंपनी अच्छा कमा रही है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा सा अगर मोतीलाल एंड आनंद राठी से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा रिस्की ये स्टॉक मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ नंबर्स अच्छे ही है, काफी ग्रोइंग मैनर में है, एंड पी रेशो एंड पैग रेशो के हिसाब से भी देख सकते हैं स्टॉक जो है थोड़ा महंगा जरूर है। तो ये 3 स्टॉक ही थे इस वीडियो में।
आई होप आपको तीनों ही स्टॉक्स एंड पूरी स्टडी जो है पसंद आई होगी। तो आप इन 3 स्टॉक्स को थोड़ा अच्छे से स्टडी करना, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के नंबर भी ट्रैक करना अच्छे से। देन आपको थोड़ा सा जब कहीं पे दिखे कि हाँ स्टॉक्स प्राइस में थोड़ा सा क्रैक हो गया है और थोड़े अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गया है, तब आपको अच्छे से ट्रैक करना है। एंड फाइनेंशियल नंबर भी आने वाले 3 से 6 महीने के आप ट्रैक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और खास तौर पे मैनेजमेंट का जो जैसे 361 का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो कर्जा लिया उसको आने वाले टाइम पे उतारते हैं, कम करते हैं या नहीं, इन चीजों पे आपका पूरा नजर होना चाहिए। एंड देन ही आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की अगेन पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरा एक दोबारा से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक ये बाय सेल या होल्ड करने रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। और अगर आपको खुद से भी करना है तो आपको खुद से अच्छे से एकदम स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि किसी का भी वीडियो देख के आपको ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं।